अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। यहां आपको अहम खबर से आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा जाने का ऐलान कर दिया। मच दहशतगर्दी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में दरख्वास्त की कि शोहदा की तदफीन की जाए। लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ, उनके मुतालबात का एहसास है। जानते हैं हमारा पड़ोसी फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दे रहा है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा जाने का ऐलान कर दिया। मच दहशतगर्दी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में दरख्वास्त की कि शोहदा की तदफीन की जाए। लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कोयटा में मगरबी बाईपास पर चौथे रोज भी धरना जारी। मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम हो गया। मच में जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन ने वजीर आज़म के आने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, मुल्क दुश्मनों को हमारा एक होना पसंद नहीं। मेरी इल्तिजा है, शोहदा की तदफीन की जिम्मेदारी पूरी करें। इमरान खान के दिल में एहसास है, वो ज़रूर यहाँ आएंगे। बलोचिस्तान में अमन हम सब मिलकर लाएंगे। आज के दौर में 18वीं तरमीम के बाद और ये सारे इख्तियारात के बाद वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी, काम, तवज्जो सब है वो एक हुकूमत बलूचिस्तान दे सकती है। जहाँ भी ऐसे वाक़यात होते हैं सब जाते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन एक शख्सी तौर पे और एक इख्तियार के हवाले से मैं समझता हूँ मेरी यहाँ लवाहिकीन के साथ भी और कम्युनिटी के साथ भी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जितने भी मसाइल हैं वो हमसे रिलेटेड हैं यकीनी तौर पे, और कल को ज़िम्मेदार भी हम हैं। आज यहाँ पे वफाकी वज़रा हमारे साथ बैठे हैं, ये कल को अगर वज़ीर आज़म साहब भी आ जाते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे के मसाइल ख़ुद हल करने हैं। तो मेरे ख़्याल से बेहतर होगा कि मैं जैसे आया हूँ, हमारे साथ हमारी ख़ातून पार्लियामेंटेरियन भी आई हैं। पिछली दफ़ा भी हम इसी तरह आए थे, उसका एक बड़ा असर हुआ था। हम बात करेंगे और मेरी भी अपनी कोशिश होगी कि मैं उनसे इसी बात पे बात करूं कि इन चीज़ों को बैठ के हम खुद इसका एक तरीका भी हम बनाएं, इसको हल भी हम करें। प्राइम मिनिस्टर साहब, यकीनी तौर पे ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ है और एक कम्युनिटी के साथ हुआ है। जिस तरह उनकी ज़िम्मेदारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, बलूचिस्तान के लिए भी है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कम से कम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें, क्योंकि तदफीन एक हमारी फिर वज़ीर आज़म भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करें कि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने हज़ारा बरादरी से मैयत दफनाने की अपील कर दी। कहा, अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सपुर्द खाक कर दे। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, अल्लाह मुझे मच सानिये में जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और आपको सब्र दे। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दुखी माओं बहनों, अपने प्यारों का ऐसा जालिमाना कत्ल मामूली साना नहीं। पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है, लेकिन आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या अवाम को जवाब दे नहीं। फैजगंज के करीबी गांव में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, एक दूसरे पर डंडे और कुल्हाड़ियों के वार किए। 2 मासूम बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एक मुलजिम भी गिरफ्तार ना कर सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इमदाद चांग से। इमदाद चांग, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये कोटलालू फैजगंज का जो कोटलालू थाना है उसकी हदूद में राजपर बिरादरी की बच्चों की लड़ाई पे जो बड़े कूद पड़े, जिसकी वजह से 16 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। उसमें जो 2 बच्चे हैं वो भी उसमें जख्मियों में शामिल है, जिसकी
हालत बिल्कुल तशवीशनाक है, जिसको नवाज शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जैसे ही लड़ाई हुई, मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस पहुंची तो सरकारी अस्पताल के हवाले से रूरल हेल्थ सेंटर जो पक्का चंग का है, उसकी जानिब से एम्बुलेंस भी उनको ना मिल सकी। प्राइवेट गाड़ियों और बाइक मोटरसाइकिलों पे उन जख्मियों को लाकर अस्पताल मुंतकिल किया है और उन जख्मियों की ये कंडीशन और हालत है कि रूरल हेल्थ सेंटर में ना कोई डिस्पेंसर था, ना कोई डॉक्टर है, ना ही उनकी कोई ट्रीटमेंट हो सकी है। आप देख सकते हैं कि एक बेड पे दो जो मरीज जो जख्मी हैं वो सुलाए गए हैं और वहाँ से सिंध हुकूमत जो कह रही है कि SOPs का ख्याल किया जाए, कोरोना का ख्याल किया जाए, तो अस्पतालों में ये हालत है। और उसके अलावा जो पुलिस है अभी तक किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस का ये कहना है कि 2 दिन ये पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से NC दाखिल है और आज इनका झगड़ा हो गया है, लेकिन जो मुल्जिम है वो फरार हो गए हैं। तो उसके बावजूद भी जो है पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं ये भी बताता चलूं कि ये तसादम इतनी हद तक पहुंच चुका है कि दोनों तरफ से जो राजपुर बिरादरी हैं वो मोर्चा बंद हो चुके हैं और किसी वक्त भी ये इनका नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी पुलिस ने किसी हवाले से कोई पिकेट नहीं लगाई, कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। जी इमदाद, ये भी बताइएगा बच्चों की लड़ाई की वजह क्या बताई जा रही है? जी, ये बताया जा रहा है कि इनका पहले भी थोड़ा बहुत आपस में फसाद चल रहा था। इन बच्चों की लड़ाई से आपस के बच्चे जो हैं वो लड़ पड़े, उसकी वजह से जो है ये बड़े कूद पड़े, जिसकी वजह से एक दूसरे के डंडे और कुल्हाड़ियों के आजादाना वार किए। जी, बहुत शुक्रिया इमदाद चाक, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी लीपा, वादी नीलम और कंगा चोटी में भी हर तरफ बर्फ नजर आती है। बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से राजा शुएब महमूद। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर भी बर्फ़ का सिलसिला जारी है। सर्दी की वजह से लोगों ने गर्म मलबूसात और गर्म मशरूबात की दुकानों का रुख भी कर लिया है। अगर बात की जाए वादी नीलम की, वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत से वादी का राब्ता मुनक़ता हो गया है। वादी लीपा, चिकार, सुदन गली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग घरों में मासूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पोर्ट कासिम कराची की गुलशन बेनज़ीर टाउनशिप स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी दी गई। ECC ने सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई स्कीमों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और यूटिलिटी स्टोर्स को इजाफी गंदम की फराहमी की मंजूरी। फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा 2 लाख, आज़ाद कश्मीर को 80,000 मैट्रिक टन इजाफी गंदम दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर को 2,20,000 मैट्रिक टन इजाफी गंदम दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार को तब्दील कर दिया गया। काजी जमीलुर रहमान को नया IG तैनात कर दिया गया है। इससे कबल काजी जमीलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में फराइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीह कर दी। मुलजिमों ने एतराफ़ कर लिया कि गाड़ी से उन पर फायरिंग नहीं की गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उसामा कत्ल केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को अदालत के सामने पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिमान के मजीद 12 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इस पर जज ने इस्तफसार किया कि क्या वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद हो गया है। इस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि मुलजिमान से असलहा कब्जे में ले लिया गया है।
इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने उसामा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर उसामा के कत्ल के वक़्वे की तस्वीर न लेने पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया और कहा, असल तस्वीर नहीं बनाई, इसका मतलब है कि तुम मुल्जिमान से मिले हुए हो। अदालत ने मुल्जिमान को रोस्टरम पर तलब किया और पूछा कि बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया। इस पर एक मुल्जिम ने बयान देते हुए कहा कि ASI सलीम शम्स कॉलोनी ने कॉल चलाई कि डकैती हुई है। कहा गया श्रीनगर हाईवे पर आ जाएं, सफेद कलर की एक गाड़ी है। कहा गया गाड़ी में 4 लोग सवार हैं, हर सूरत गाड़ी को रोकना है। अदालत ने मुल्जिम से सवाल किया कि क्या आप पर गाड़ी से फायरिंग की गई। उस पर मुल्जिमों ने जवाब दिया कि गाड़ी से उन पर फायरिंग नहीं की गई। अदालत ने कहा कि उसामा के पास छोटी गाड़ी थी, तुम्हें नहीं मालूम गाड़ी कैसे रोकनी है, क्या गाड़ी पर गोलियां बरसा दोगे। अदालत ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीह कर दी। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत में नैब के एक गवाह इब्राहिम का बयान कलमबंद कर लिया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल हुकाम ने अदालत में पेश किया। दौरान इस समाअत शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर बताया कि जज साहब, आपकी अदालत में करप्शन के कुछ ठोस शवाहिद लाया हूँ। 2007 में चिनियोट माइंस का ठेका दिया गया जिसमें करप्शन के इल्जामात लगे। मैंने 2008 में ठेका मंसूख कर दिया और मुतलका अमरीकी कंपनी ने हाई कोर्ट में केस दायर किया। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। अगर करप्शन करनी होती तो 2007 में हुकूमत में आते ही ये ठेका मंसूख ना करता। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ को बात करने से रोकते हुए कहा कि ये केस मेरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं, केस से मुतल्लिक बात करें। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम और अदालत के सामने शवाहिद पेश कर रहा हूँ। नैब मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सका, सियासी बुनियादों पर किस बना पर बनाया गया। अदालत ने नैब के एक गवाह का बयान कलमबंद किया और समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी करते हुए नैब के गवाहों और वकला को जिरा के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने जेल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त अदालत में दायर कर दी, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। बात करें कोविड-19 की, कोरोना 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,461 हो गई। मजीद 2,118 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,92,594 तक जा पहुंची। 4,48,393 मरीज सेहतयाब हो चुके। 33,740 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 52 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 4,184, सिंध में 3,634, खैबर पख्तूनख्वा में 1,695, बलोचिस्तान में 186, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 229 और इस्लामाबाद में 432 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,118 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,42,000, सिंध में 2,20,501, खैबर पख्तूनख्वा में 60,000, बलोचिस्तान में 18,280, गिलगित बल्तिस्तान में 4,873, इस्लामाबाद में 38,531, आज़ाद कश्मीर में 8,396 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,78,000 हो गई। मरीजों की तादाद 8,70,00,000 तक जा पहुंची। 6,17,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,66,000, ब्राजील में 1,98,000, भारत में 1,50,000, मेक्सिको में 1,29,000, रूस में 60,000, फ्रांस में 66,282 और सऊदी अरब में 6,265 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तानी 5 माह में 38 अरब 39 करोड़ की चाय की चुस्कियां ले गए। ऑफिस हो या वर्कशॉप, मजदूर हो या ड्राइवर, सब चाय को लाजमी समझते हैं। घरों में भी चाय मेहमान नवाजी का लाजमी जुज बन चुका है। टीवी टुडे के नुमाइंदे शहराज निसार मौजूद हैं चाय के होटल में। उनसे ही जानते हैं लोग इतनी चाय क्यों पीते हैं।
یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ پاکستانی 5 ماہ کے دوران 38 ارب 39 کروڑ روپے کی چائے پی چکے ہیں اور پورے پاکستان میں لاہور سب سے اول رہا. ہم اس حوالے سے جانیں گے. ہم اس وقت ایک ایسے ہوٹل پر موجود ہیں جو 60 سالہ پرانا ہے اور اس ہوٹل کو کئی فلموں میں بھی فلمایا گیا ہے. ہم اس کے جو آنر ہیں اس سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام. آپ کب سے یہ ہوٹل چلا رہے ہیں؟ ہم 2 کے 20 سال کے قریب. یہ ہوٹل کتنا پرانا ہے؟ یہ ہے کوئی 50 سال سے اوپر ہے. تو روزانہ یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں چائے پینے کے لیے؟ دن تو نکل 3-4 ہزار لوگ روزانہ یہاں پر چائے پیتے ہیں. نہیں دن نہیں ہوتے, کم ہوتے 2000 2500 تک قریب 2000 تقریب 2000 روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر چائے پیتے دن رات کا 24 گھنٹے کے سر. ہیں. یہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے ہوٹل؟ 24 گھنٹے یعنی بند نہیں ہوتا؟ نہیں بند نہیں ہوتے. ناظرین آپ نے سنا یہ 60 سالہ ایک پرانا ہوٹل ہے جہاں پر ہم موجود ہیں. اس کے جو آنر ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2 سے 2.5 ہزار لاہوریے روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر چائے پینے آتے ہیں. یہ ایک ہوٹل کی بات ہے اور اگر پورے پاکستان کی بات کی جائے تو تقریباً 39 ارب روپے کی چائے 5 ماہ کے دوران پی گئی ہے. ہم یہاں پر اور جو لوگ چائے پینے کے لیے بیٹھے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ وہ روزانہ چائے پینے آتے ہیں اور آخر وہ اتنی چائے کیوں پیتے ہیں. السلام علیکم. آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ مزدوری کرنا ہے جناب. تو چائے پینے آئے ہیں آپ؟ ابھی چائے بھی پیتے ہیں, اگر کام لگ جائے روٹی کا تو کام پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ مزدور کاریگر. آپ بتائیں کہ کتنے کپ روزانہ چائے کے پیتے ہیں؟ میں 3 پی جاتا ہوں یہاں سے. 3 کپ پیتے ہیں. ہاں جی. اس سے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ چائے میں نہ پیوں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ چائے چھوڑ دیں تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ تب بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ یہاں پر چائے پینے کے لیے آئے ہیں. آہو کتنے کپ پیتے ہیں روزانہ؟ 3-4. 4 کپ پیتے ہیں. ہاں جی. تو چائے سے تو گرمی خشکی بھی ہوتی ہے, آپ کو نہیں کبھی ہوئی؟ ہو جائے ہوندی ہے. تو اگر ہوں شربت پی لیدا, جوس پی لیدا, پھر گرمی خشکی. یعنی چائے ضرور بھی نہیں ہے. آپ کتنے کپ پیتی ہو روزانہ؟ پی لیتے 4-5 کپ تو پی لیتے. چائے سے بغیر گزارا نہیں ہوتا یار. نہیں کیوں گزارا نہیں ہوتا یار ایک نشہ ہے, ظاہر بات ہے, بندے کا دل کرتے اچھا آپ اس لیے پیتی ہو کہ اس میں نشہ ہے؟ اینے کے شوق دے بندے صبح اٹھ کے دل کرتے سب سے پہلے چائے پی لوں. جب کام کرتے پھر بھی بندے کا دل کرے سب سے چائے پی لوں. اب میں کام سے فارغ آؤں لیکن مجھے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی چائے لاہور میں یا پاکستان میں چلتی ہے یہ دوسرے ممالک میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلی چائے ہے. اگر دودھ میں پتی ڈائریکٹ ملا کے پی جائے تو وہ زہریلی بن جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ یار ہم تو بس شوروں سے پی لیتے, کوئی مسئلہ تو ابھی تک نہیں بنا ہوا. آگے بس زندگی ہے کیا ہوتا ہے, لیکن چائے سے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے بھائی. لیکن جو بہت سے لوگ چائے کے بغیر گزارا کر بھی رہے ہیں. بس ہمارے ہم کو نہیں ہوتا ہے جی, ہم جب پی لیتے. آپ کتنے کپ پیتی ہیں چائے کے روزانہ؟ یہ روزانہ کو 7-8 کپ چائے پی جاتے ہیں اور کھانا پھانا یہاں سے کھاتے ہیں. یہاں مزدوری کا ہمارا یہ اڈا ہے. آپ یہ بتائیں کہ 7-8 کپ پینے سے آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا, آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا؟ نہیں فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں کی چائے بہت اچھی ہے. اچھا اچھی چائے ہو تو 8-10 کپ پی لینے چاہیے. آتے کوئی مسئلہ نہیں, ایسا میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں پوری دنیا میں وہ چائے اس طرح نہیں پیتے, ڈائریکٹ دودھ میں چائے پتی ملا کر نہیں پیتے. وہ کہتے ہیں اس طرح زہریلی ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو یہاں چائے بنتی ہے یہ اچھی ہوتی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں ہوٹل پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر, نوجوان بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھیں گے بیٹا آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ گھومنے آئے ہیں. اچھا چائے پی آپ نے یہاں سے؟ نہیں. تو آپ ہوٹل کے اندر کیا گھومنے آئے ہو؟ یہ کوئی پارک تھوڑی. بھوک لگی تھی کھانا کھانے آئے. اچھا چائے بھی پی ہے؟ نہیں. چائے پیتے ہو؟ جی نہیں پیتا. اچھا آپ پیتے ہو چائے؟ جی پیتا ہوں. کتنے کپ روزانہ پیتے ہو؟ کوئی 3-4 کپ پی جاتے ہیں. تو آپ ابھی ینگ ہو, آپ کو تو لسی پینے والی عمر ہے, تو آپ چائے کیوں پیتے ہو؟ لسی ملتی نہیں ہے ادھر سے تو چائے پینے پڑتی ہے. اچھا کتنے کپ پیتے ہو روزانہ؟ جتنے مل جائیں اتنے پی لیتے ہیں کہ 5-7. آپ کو 50 کپ مل جائیں پی لیں گے؟ جی پی لیں گے. نہیں میں آپ سے سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں. جی 2-3 کپ پی لیتے ہیں ڈیلی. تو اگر نہ پیئیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس اگلے دن پی لیتے ہیں. آپ نے پی ہے چائے ابھی؟ نہیں. کیوں؟ بس تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کھانا کھانا ہے. چائے پیتے ہو؟ ہاں. کتنے کپ پیتے ہو روزانہ؟ 1-2 کپ میکسیمم. 1-2 کپ. ہاں. اور اگر نہ پیو تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ بیٹا چائے پیتے ہو؟ جی. کتنے کپ پیتے ہو؟ 3 کپ. 3 کپ کسی نے کہا ہے تمہیں, ڈاکٹر نے کہا ہے 3 کپ پیا کرو؟ بس صبح دوپہر شام یا اکٹھے 3 کپ؟ جی. کیا جی؟ چائے صبح پیتے ہیں, شام کو پیتے ہیں, دوپہر پیتے. آپ کتنے پیالے چائے کے پیتے ہو؟ ہم پیالے پیتے ہیں 8. میں آپ سے سیریس بات. نہیں اتنی پی جاتے ہیں. 8 پیالے پیتے ہو؟ کیوں, کسی ڈاکٹر نے حکیم نے بتایا کہ 8 پیالے پیا؟ اپنی مرضی سے.
तो क्या महसूस होता है जब आप 8 प्याले पीते हो? बस चाय पीते हैं, नेसी सुस्ती वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग नहीं पीते, आपका क्या ख्याल है, वो सुस्त है? बस वो शुरू से जो नहीं पीते वो नहीं पीते, यानी फिर एक आदत पड़ गई है। खान साहब, आप ये बताएं कि कितने कप रोजाना की बुनियाद पर पीते हैं? मैं सर दोपहर का रोटी से बाद आधा कप और सुबह 3 कप घर में पका करके पीता हूँ बस, क्योंकि अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा तेज़ जो है ना नुकसान ही है, नुकसान दे रहे हैं, मैदे का तेजाबियत होता है। पहले ऐसे बुजुर्ग हमें मिले हैं जिनका ये भी कहना है कि अगर चाय ज़्यादा पी जाए तो तेजाबियत भी हो जाती है। हम मज़ीद इनसे जानेंगे कि ये किस तरह चाय बनाकर पीते हैं। जी हम चाय बनाता है दूध और पानी में, लेकिन पत्ते नॉर्मल, ज़्यादा नहीं है, तेज़ नहीं है। खान साहब, आपका पूरा नाम क्या है? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद साहब, ये बताएं कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनका ये कहना है कि दूध में अगर डायरेक्ट पत्ती डाल दी जाए तो वो चाय जो है वो जहर बन जाती है। कहवा जो है अलग निकालना चाहिए और दूध अलग डालना चाहिए, फिर चाय जो है वो नुकसानदेह नहीं। जी मैं सऊदीया में था, उधर अक्सर कवा पी रहा था, लेकिन कवे बनाने का तरीका यही है। ये इधर जो है ना ज़्यादा पकाता है, इसमें या केमिकल हो या और कुछ हो, जब ज़्यादा तेज़ हो जाता है पत्ती ना, तो उसके लिए नुकसानदेह है। बकाया तो कोई ऐसा बात नहीं है, जब हम घर में पकाना है ना तो वो क्यों ऐसे होता है? नहीं, बेशक पी सकते, मैं खुद ही पीता हूँ सुबह नाश्ता करके ना 2 कप 3 कप रेगुलर पीता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पीता हूँ जिस तरह लोग हैं या बगैर ड्राइवर लोग अक्सर जो है ना कहते हैं कि यार भाई तेज़ करो। वो क्यों? हो सकता है उसका टेंशन हो सकता है कोई और कुछ हो, ये भी एक बीमारी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना सबसे महबूब क्या। आप इस बात को मानते हैं कि चाय जो है वो एक नशा और एक बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ जी, बिल्कुल जी मानता हूँ। क्यों? अगर एक इंसान काम करके ना तो वो चाय ना पिए तो उसका सुस्ती होता है। अगर चाय 2-3 कप ज़्यादा पिए ना तो आप खुद ही ट्राई करो, कोई बात नहीं है, एक दिन में नशा ही नहीं बन सकता है। नाज़रीन, आपने देखा हर शख्स ने जो है वो अपने ही अंदाज से बताया। एक और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जो चाय पी पी के जो है उनका रंग जर्द हो चुका है। हम उनसे भी जानें, कितने कप पीते हो? चाय तो हम 2-3-4 डेली पीते हैं ना, तो चाय का मसला नहीं है। अगर ना पियो तो क्या? वो फिर जरा थोड़ा दिमाग को सोन के लिए पीते हैं कि काम नहीं लगता हमारा, हफ्ते में 2 दिन काम लगता है, 2 दिन। यानी आपको ऐसा लगता है कि चाय जो है वो अगर ना पी जाए तो सुस्ती रहती है? हाँ, सुस्ती रहती है, थकावट रहती है। इस तरह तो जो लोग और भी नशा करते हैं उनका भी इसी तरह का हाल है कि वो नशा कर लेते, वो कहते हैं हम चुस्त हो गए। आपको लगता है जो निकोटीन है पत्ती में जो होती है वो एक नशा है? ये तो हमें पता नहीं है नशा है कि नहीं है, हम लेकिन चाय पीने का आदी बन गया है। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद था वो भी यही था कि चाय का आखिर बर-ए-सग़ीर में आगाज़ कब हुआ। 1857 की जंग आज़ादी के मौका पर जो अंग्रेज़, जो फॉरेनर्स यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़े बड़े ड्रम जो हैं वो लगा दिए और तमाम एशियाई जो थे, ख़ासकर बर-ए-सग़ीर के जो लोग थे, उनको ये कहा गया कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको ये भी यहाँ पर बताते चलें कि जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर कोई चाय इस तरह से बनाकर पिए तो उसको सख्ती से कहा जाता है कि ये आप जहर पी रहे हो। उनका ये कहना है कि अगर किसी ने चाय पीनी है तो पहले वो पत्ती का कहवा जो है वो अलग से निकाले, फिर दूध को अलग से बॉयल करे, फिर उसको मिक्स करके पिए तो वो पॉइज़न नहीं है। और बहुत से ऐसे और भी ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में भी चाय इसी तरह पी जाती है कि पहले उसका कहवा अलग से निकाला जाता है, फिर दूध को बॉयल किया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है। जैसे कि हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि मैं अपने घर में जब चाय बनाता हूँ तो इसी तरह बनाता हूँ कि पहले पत्ती हम अलग से बॉयल करते हैं, फिर दूध अलग से बॉयल करते हैं, फिर उसको मिक्स करके जो है वो चाय पीती हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि पत्ती जो है वो उसका कहवा अलग बनाया जा रहा है, और बहुत से ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता और चाय, पानी, दूध, चीनी सब मिक्स कर लिया जाता है। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी चाय जो कि हम 5 माह के दौरान 39 अरब रुपए की चाय पी चुके हैं वो नुकसानदेह भी है। अगर चाय ही पीनी है, हर किसी का अपना नज़रिया, अपनी सोच होती है, तो कम से कम उसको ये चाहिए कि अलग से कहवा निकाले, फिर अलग से दूध को बॉयल करे।